फ्रेंड्स, जीरो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। जो हम माइनर की सीरीज कर रहे थे उसको अब हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ के चलेंगे हम महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 एक्ट नंबर 14। ठीक है, इससे पहले जो हमने माइनर के संबंध में आरजेएस को लेके जो एक्ट किए हैं वो किया है हमने प्रोबेशन एक्ट हम कर चुके हैं। प्रोबेशन एक्ट को हमने कर दिया है कवर, और प्रोबेशन के बाद हमने कर दिया है डोमेस्टिक वायलेंस को कवर। डोमेस्टिक वायलेंस कवर हो गया है, और अब जो बारी है वो बारी है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंडेक्स। जब हम इसकी इंडेक्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें टोटल सेक्शन है 30। इसमें 30 सेक्शंस हैं और चैप्टर कितने हैं? चैप्टर हैं 8। ठीक है, जो सबसे पहला इसका चैप्टर आता है वो आता है प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रारंभिक आता है, जो सेक्शन 1 से लेकर 3 तक कवर करता है। फिर उसके बाद आता है आंतरिक परिवार समितियों का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो बात करता है केवल बात करता है एक अकेले सेक्शन 4 की। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 बात करता है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी की, यानी कि स्थानीय परिवार समिति का गठन कैसे किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाएगा। कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है? सेक्शन कवर कर रहा है 5 से लेके 8 तक। अब बात करते हैं चैप्टर 4 यानी कि परिवार कंप्लेंट के बारे में बात करता है, जो कवर कर रहा है सेक्शन 9 से लेके 11 तक। ठीक है, अब इसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 बोलता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, यानी कि परिवाद के बारे में जांच। सेक्शन कर रहा है कवर 12 से लेके 18 तक। फिर आता है नियोजक के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, कवर कर रहा है एक अकेला सेक्शन 19। फिर आता है जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां, यानी कि ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो एक अकेला सेक्शन कवर कर रहा है सेक्शन 20। और जो लास्ट चैप्टर है इसका चैप्टर 8 वो कर रहा है प्रकीर्णन, यानी कि मिसक्लिनियस प्रोविजंस के बारे में, जो कवर कर रहा है सेक्शन 21 से लेके 30 तक। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी इंडेक्स की। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जब भी हमारे एक्ट को शुरू करते हैं हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, यानी कि जो हमें याद रखने योग्य बातें होती हैं वो बताते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ये महिला के साथ अपराध होने पर ही कानून अप्लाई होगा। जैसा कि इसका नाम ही है कि द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न। तो क्या यहाँ पे पुरुष का नाम लिया गया है? जी नहीं, यहाँ पे पुरुष का नाम नहीं लिया गया है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात कर रहा है। तो ये जो एक्ट अप्लाई होगा वो महिला के साथ अपराध होने पर ही इस एक्ट को अप्लाई किया जाएगा। फिर आता है इसका एक चार्जिंग केस। चार्जिंग केस का मतलब क्या हुआ कि कहाँ से ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट क्यों आया, किस किस केस ने इसको लाया, ये वाली बात कर रहा है। तो विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 का एक केस है, जिसे हम जानते हैं भवरी देवी केस के नाम से भी। भवरी देवी के केस के नाम से क्यों जानते हैं? अगर हम इसके शॉर्ट में पॉइंट्स देखते हैं, ब्रीफ में इसके पॉइंट्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि भवरी देवी थी जो एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी। 7वीं का एक पद होता था, उस पद पर ये कार्यरत थी। इन्होंने क्या किया, एक 9 महीने की बच्ची का बाल विवाह रोकने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक बाल विवाह निरोधक अधिनियम नहीं आया था उससे पहले आराम से बाल विवाह हो जाते थे। अभी भी कई जगह पे बाल विवाह हो जाते हैं छुप छुपा के, लेकिन ये बात चल रही है जब बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम है वो लागू नहीं हुआ था। ये उस समय की बात है कि जो भवरी देवी थी उन्होंने 9 महीने की बच्ची को बाल विवाह रोकने का प्रयास किया। बाल विवाह तो वो रोक नहीं पाई बाल विवाह तो वो रोक नहीं पाई थी। फिर भी क्या हुआ, उन्होंने जो उसके जो घर वाले थे या जो भी रिश्तेदार थे जो ऐसा विवाह करवाना चाहते थे उस बच्ची का, उस बच्ची के घर वालों से उसने ले ली दुश्मनी। दुश्मनी लेने के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो भवरी देवी थी वो खेत में अपने हस्बैंड के संग काम कर रही थी। ये खेत था, यहाँ पे अपने हस्बैंड के संग काम कर रही थी। जो जो बच्ची का विवाह रोका था उसके जो रिश्तेदार थे या जो भी उसको करवा रहे थे वो लोग आए। उन्होंने क्या किया, पहले तो इन लोगों के संग की मारपीट। मारपीट करने के बाद उन्होंने क्या किया, भवरी देवी के संग रेप कमिट किया वो भी उसके हस्बैंड के सामने। ठीक है,
फिर क्या हुआ, इन्होंने केस दायर किया तो वो लोग जीत गए। ऑफ कोर्स जीत नहीं थे, क्योंकि क्या होता था, सत्ता और पावर सब कुछ किसके हाथ में थी, दूसरे पक्ष के हाथ में थी। तो भंवरी देवी केस हार गई। उसके बाद क्या हुआ, विशाखा नाम की एक संस्था है, उसने क्या किया, इसका केस रीओपन करवाया और उसके बाद जो ये संस्था थी वो केस जीत गई। और उसके बाद एक गाइडलाइन को जारी किया गया, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की गई। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी ब्रीफ में कि आखिर ये एक्ट आया कैसे, इस एक्ट की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात हुई। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि इसमें 30 सेक्शंस है और चैप्टर है 8। अब बात करते हैं ये एक्ट कब बना था और कब लागू हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 22 अप्रैल 2013 को तो इस एक्ट को बना, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, और 9 दिसंबर 2013 से ये प्रभावी हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। अब हमने जब देख लिया कि भाई एक्ट आ गया है, तो अब देखते हैं कि आखिर इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, क्यों क्यों लाया गया था ये एक्ट इसलिए लाया गया था कि भाई जो कार्यस्थल होते थे वहां पर क्या होता था, महिलाओं के साथ लैंगिक अगर उत्पीड़न होता है या होता था, तो उससे संरक्षण के लिए क्या किया गया, इस एक्ट को लाया गया। या फिर क्या किया गया, उनके उनके संबंध में परिवादों का निवारण करने के लिए, उनको परितोषण देने के लिए और कोई अन्य उपबंध करने के लिए ये जो एक्ट था वो लेके आया गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या इस संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान भी दिए गए हैं। जी हाँ, जब हमने इसके महत्वपूर्ण देख लिए बिंदु, उसके बाद हमने इसका उद्देश्य देख लिया, तो अब बात आती है संवैधानिक प्रावधान की। संवैधानिक प्रावधान से तात्पर्य है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे लिए सर्वोपरि होता है, उसमें मूल अधिकारों के अंतर्गत जो हमारा भाग 3 होता है उसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 जो मूल अधिकारों की बात करता है उसके अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कुछ समानताएं दी गई हैं। उनके अंतर्गत बताया गया है कि भाई महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल बात करता है 14, वो कहता है विधि के समक्ष समता, मतलब विधि किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करती। उसके लिए पुरुष भी वही स्थिति रखता है और महिला भी वही स्थिति रखती है, बच्चा भी वही स्थिति रखता है और बूढ़ा भी वही स्थिति रखता है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं। जब बात आती है आर्टिकल 15 की, तो वो बोलता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब किसी भी तरीके का विभेद नहीं किया जाएगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। फिर बात करता है आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का क्लोज 6, क्या बोलता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। देखा जाए तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये हमको सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस के मामले में कवर करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कारोबार की बात आ गई, व्यापार की बात आ गई। ठीक है, और ये जो हमारा एक्ट है वो भी वर्क प्लेस की बात कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब सभी को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है, ये वाली बात कर रहा है आर्टिकल 21। जब हमने संवैधानिक प्रावधानों की बात कर ली तो मानव अधिकारों की भी बात कर ही लेते हैं। मानव अधिकार क्या बोलते हैं, मानव अधिकारों को इस एक्ट का अनुसमर्थन मिला था 25 जून 1993 को। एक सेकंड रुकिए आप। तो क्या हुआ था कि लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए, गरिमा से कार्य करने के लिए, महिलाओं के प्रति सभी विभेदों को दूर करने के संबंध में और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और लिखतों के द्वारा इसको मानव अधिकारों का समर्थन मिला था। तो ये तो बात हो गई कि हमने सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लिया, फिर इसके उद्देश्यों को देख लिया, संवैधानिक प्रावधान देख लिया, मानव अधिकारों से भी इसको कनेक्ट कर लिया। तो फाइनली अब हम करते हैं हमारे एक्ट को स्टार्ट। तो जो सबसे पहला चैप्टर आता है चैप्टर 1 बोलता है कि फर्स्ट, इसमें जो सेक्शन है वो है 3 सेक्शन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो बात करता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट की। जैसा कि जब भी हम किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो वो यही बात करता है कि भाई आखिर इस एक्ट का क्या नाम होगा, कहाँ पे इसका विस्तार होगा और कहाँ पर ये प्रवर्त होगा। तो देखा जाए तो इसका नाम क्या है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 कहाँ पर लागू है, इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर। कब प्रवर्त हुआ था, 9 दिसंबर 2013 को। कब बना था, 22 अप्रैल 2013 को।
अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 हमको बोल रहा है परिभाषाएं, तो देखा जाए तो इसमें कितनी परिभाषा है, इसमें है टोटल 16 डेफिनेशन। तो सबसे पहले जो आता है बात करता है वो करता है व्यथित महिला की, कि आखिर ये जो एग्रीव्ड वुमेन होती है वो कौन होती है। तो क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी भी आयु की महिला हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आयु को क्या किया है, बताया नहीं गया कि भाई 10 साल की है, 12 साल की है, 15 साल की है, 20 साल की, 50 साल की, ऐसा कुछ भी हमको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। तो एनी एज ऑफ वुमेन हो सकता है, इसमें लिखा हुआ भी है किसी भी आयु की ऐसी महिला। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर हो सकती है, कार्यस्थल के संबंध में हो सकती है और निवास गृह के संबंध में हो सकती है। क्या करेगी भाई, कार्यस्थल के संबंध में हो तो नियोजित भी हो सकती है और अनियोजित भी हो सकती है। लेकिन जब बात करते हैं हम निवास गृह के बारे में, तो वहां पे होगी नियोजित महिला। ठीक है, और वहां पे क्या किया जाता है, प्रत्यर्थी के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की किसी कार्य के अधीन रहने का कथन करती है। वो बोलती है कि भाई प्रत्यर्थी के द्वारा मेरे पर क्या किया गया, लैंगिक उत्पीड़न का प्रयास किया गया है या लैंगिक उत्पीड़न किया गया है, ये वाली बात बोलती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करके चलेंगे हम 2B पे। 2B हमको बोल रहा है समुचित सरकार कौन होगी। तो समुचित सरकार हम सब चीज जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट समुचित सरकार होती है। फिर बात करते हैं सी से, हो गया चेयरपर्सन। चेयरपर्सन क्या बोलता है, अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या है कि सेक्शन 7 का क्लोज जो 1 आता है उसके अकॉर्डिंग स्थानीय परिवार समिति जो होती है, लोकल कंप्लेंट कमिटी, इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी बात करता है। तो इसमें बताया गया कि स्थानीय परिवार समिति की संरचना क्या होगी और अन्य निबंधन और शर्तें क्या होगी। फिर बात करते हैं डी से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या होता है, जिला अधिकारी होता है, जिसको सेक्शन 5 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 में बताया गया है जिला अधिकारी की अधिसूचना। अब बात करते हैं ई से। ई से क्या होता है, घरेलू कर्मकार, डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर हो गया, तो क्या हो गया, ऐसी कोई भी महिला होती है, कौन सी महिला होगी, जो किसी घर में क्या करती है, काम करती है, नियोजित है, और उसके बदले क्या करती है, वो पैसा लेती है, नगद में ले सकती है या किसी वस्तु के रूप में लेती है। लेकिन क्या इसमें किसी कुटुंब के सदस्य को शामिल किया गया है, जी नहीं। अगर कुटुंब का कोई सदस्य अपने ही घर में काम करता है, तो क्या उसे आप नियोजक नियोजक वाले इसके अंतर्गत, घरेलू कर्मकार के अंतर्गत शामिल करेंगे, जी नहीं, ऐसा उसको शामिल नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं नियोजन कैसा हो सकता है। तो नियोजन कैसा भी हो सकता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से, अंशकालिक हो यानी कि कुछ समय के लिए हो, या पूर्णकालिक यानी कि पूरे समय के लिए, कुछ समय के लिए काम कर रही है या फिर पूरे समय के लिए काम कर रही है। अब बात करते हैं आगे, आगे आता है एफ से, कर्मचारी। एफ से आ गया कर्मचारी। कर्मचारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, नियोजित होता है, मतलब कोई भी काम करने के लिए नियोजित होता है वो, मतलब उसको अपॉइंट किया जाता है। कैसे, या तो प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या किसी अभिकर्ता के माध्यम से किया जा सकता है, किसी ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा सकता है। अभिकर्ता का मतलब हो गया एजेंट, ठीक है, और प्रत्यक्ष का मतलब हो गया डायरेक्ट। प्रधान नियोजक की जानकारी हो या नहीं, ठीक है, अगर जो प्रधान नियोजक होता है उसको इसकी जानकारी हो या नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बोलता है कि तदर्थ यानी कि कुछ समय के लिए या दैनिक मजदूरी पर वो काम कर रहा हो, या पारिश्रमिक के साथ काम कर रहा हो, या बिना पारिश्रमिक के काम कर रहा हो, नियोजित हो या स्वैच्छिक आधार पर कार्य कर रहा हो, या अन्यथा किसी भी तरीके से वो कार्य कर रहा हो। और नियोजन के जो निबंधन होंगे वो अभिव्यक्त भी हो सकते हैं और विवक्षित भी हो सकते हैं। अगर हम उदाहरण देखते हैं कर्मचारी के, तो होते हैं सह कर्मकार हो सकता है, कोई क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करता है वो हो सकता है, परिवीक्षाधीन अधिकारी हो सकता है, कोई प्रशिक्षु हो सकता है, ट्रेनी वगैरह हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसको कि नियोजित किया जाए। अब बात करते हैं जी। जी से हो गया एम्प्लॉयर। जी, एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है कि नियोजक कौन होता है। भाई नियोजक होता है कि भाई जो कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसके कोई विभाग हो गया, कोई संगठन हो गया, उपक्रम हो गया, कोई संस्थान हो गया, कोई यूनिट वगैरह हो गई, उसका कोई प्रधान होगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, कोई कार्यस्थल होता है उसका क्या करता है, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है, वो व्यक्ति हो सकता है। और संगठन के संबंध में जो नीतियों वगैरह को बनाता है, विरचना करता है, या प्रशासन के प्रति जो उत्तरदायी होता है, वो व्यक्ति क्या हो सकता है, नियोजक यानी कि एम्प्लॉयर हो सकता है। फिर आता है जो कर्मचारियों के लिए सुविधाजन्य बाध्यताओं का निर्वहन करता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे व्यक्ति होते हैं उनके लिए बात कर रहा है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाता करता है उसकी बात कर रहा है ये। और निवास गृह के संबंध में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गृहस्थ जो घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या नियोजन से फायदा लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के चलते हैं एच पॉइंट पर। एच पॉइंट बोलता है इंटरनल कमिटी। इंटरनल कमिटी क्या होती है, सेक्शन 4 में जो बताई गई है हमको, सेक्शन 4 में बताया गया है, जो आता है हमारा चैप्टर 2 के अंतर्गत,
और इसके अंतर्गत आता है आंतरिक परिवाद समिति का गठन कैसा होता है। यहाँ पे केवल एक अकेला सेक्शन है, सेक्शन 4। अब बात करते हैं लोकल कमेटी की, यानी कि स्थानीय समिति की। एल से हो गई, आई से हो गई लोकल कमेटी। लोकल कमेटी क्या बोल रही है, इस स्थानीय समिति बोलते हैं जिसे, इसे कहते हैं सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग होती है, चैप्टर 3 के अंतर्गत कवर होती है। जो चैप्टर 3 आता है वो 5 से लेके 8 सेक्शन को लेके बैठा है। उसमें एक चैप्टर 6 आता है, सेक्शन 6 आता है जो बताता है स्थानीय परिवार समिति का गठन। अब आगे बात करेंगे जैसे सदस्य यानी कि मेंबर के बारे में बात कर रहा है। तो मेंबर कौन होंगे, जो इंटरनल कमेटी के होंगे मेंबर, या फिर क्या होंगे, लोकल कमेटी के जो मेंबर होंगे उनकी बात कर रहा है। फिर आता है विहित, के से आ गया विहित। विहित होता है नियमों के द्वारा विहित, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड। फिर आता है पीठासीन अधिकारी, एल से आ गया पीठासीन अधिकारी। वो होगा जो सेक्शन 4(2) के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी होता है। अब आगे बात करेंगे हम 2M की। एम कहता है मैं प्रत्यर्थी, यानी कि मैं रिस्पोंडेंट। तो क्या होता है, जिसके विरुद्ध क्या किया जाता है, 2A के अंतर्गत, जो 2A में हमको व्यथित महिला दी गई थी, वो सेक्शन 9 के अंतर्गत जिसके विरुद्ध कोई परिवार दायर करती है वो व्यक्ति होता है रिस्पोंडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 2N की। 2N क्या बोल रहा है कि लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है। भाई इतनी देर से आप बोल रहे हो सेक्सुअल हेरेसमेंट, तो आखिर ये सेक्सुअल हेरेसमेंट होता क्या है। तो इसमें एक ऐसा निंदनीय कार्य शामिल होता है जो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए चाहे प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, जिसमें क्या करता है, कोई जो व्यक्ति होता है यानी कि प्रत्यर्थी होता है, रिस्पोंडेंट होता है, वो क्या करता है, कोई शारीरिक संपर्क या फायदा उठाता है, या इस तरीके की जो लैंगिक पक्षपात होता है उसकी मांग करता है, या कोई टिप्पणियां करता है, जो कैसी टिप्पणी होती है, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां होती है, कोई ऑब्सीन तरीके का साहित्य वगैरह दिखाता है, और इस तरीके का आचरण करता है जो क्या करता है, लैंगिक प्रकृति का हो, निंदनीय हो, शारीरिक हो, शाब्दिक हो या गैर शाब्दिक हो। ठीक है, अब बात करते हैं ओ से होता है वर्क प्लेस। ओ से हो गया वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में कौन कौन से आते हैं, मतलब कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो सबसे पहला जो सेक्टर आता है वो आता है गवर्नमेंट सेक्टर, देन प्राइवेट सेक्टर, देन आ गया हॉस्पिटल, फिर आ गया ऐसा संस्थान जहाँ खेलकूद वगैरह किए जाते हैं, फिर आता है नियोजन के संबंध में भ्रमण किया गया स्थान जिसमें यात्रा शामिल है। क्या हो सकता है ऐसा, मान लो कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी कारखाने में कोई व्यक्ति काम करता है, उसको क्या किया गया है, दूसरे शहर में उसी का कोई कारखाना है, वहां भेजा गया है कोई काम करने के लिए, उसको सब यात्रा भत्ते वगैरह जो देते हैं वो सब कुछ दिए गए हैं। तो लेकिन जो यात्रा में, अगर यात्रा के अंतर्गत या कोई उस दूसरी फैक्ट्री में या कहीं पे भी कोई इस तरीके का उसके संग गलत कृत्य किया जाता है तो वो यहाँ पे शामिल हो जाएगा। अब आता है 6, कहता है निवास गृह या कोई गृह जहाँ पर कि किस तरीके का काम किया जाए। तो ये सारे कौन से स्थान हो गए, वर्क प्लेस हो गए। ठीक है, अब बात करता है पी कहता है असंगठित सेक्टर, इसको बोला जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या होता है, जहां पर कर्मचारियों की संख्या 10 से कम होती है, ये उसकी बात करता है। अब आता है चैप्टर जो फर्स्ट हम कर रहे थे, सेक्शन 1 से लेके 3 तक, उसका लास्ट सेक्शन क्या बोल रहा है हमको, लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। क्या किया जाएगा, लैंगिक उत्पीड़न का निवारण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा इसका निवारण, तो ये बोल रहा है कि किसी भी महिला का किसी कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इसका जो थर्ड का क्लोज 1 है वो हमको बताता है कि किसी भी महिला का किसी भी कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कैसे होता है लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न वो होता है जो अभी हम 2N के अंतर्गत पढ़ के आए थे, पर ये बता रहा है इसका सब क्लोज 2 कि भाई 2N के साथ साथ, 2N के साथ साथ अगर ये निम्न परिस्थितियां होती है तब भी वो लैंगिक उत्पीड़न होगा। तो कैसा हो सकता है, अधिमानी व्यवहार हो सकता है, यानी कि उसको प्रेफरेंस दी जाती है। फिर उसके संग या तो उसको प्रेफरेंस दे रहा है कि भाई सब में सबसे आगे कर रहा है उसको हर काम में प्रत्यर्थी की, भाई जिससे वो उसके संग मतलब लैंगिक उत्पीड़न कर सके। फिर उसके बाद क्या होता है, अहितकर व्यवहार करता है उसके संग, या फिर मतलब जो उसके लिए फेवरेबल नहीं होता वैसा व्यवहार करता है, या क्या करता है, उसको वर्तमान या भावी नियोजन के बारे में उसको धमकी देता है, या तो कहता है कि तेरे को अभी इस जॉब से हटा दूंगा, या उसको भावी नियोजन के बारे में बात करता है कि भाई तेरे को कहीं और काम करने नहीं दूंगा मैं, या उसके कार्यों में हस्तक्षेप करता है, या क्या करता है, आपराधिक या शत्रुता का वातावरण सर्जित करता है। मतलब कि जो अन्य साथी होते हैं, उसके अन्य एम्प्लॉय होते हैं, उनके बीच क्या करता है, शत्रुता की भावना पैदा कर देता है, या किसी अन्य तरीके का अपमानजनक आचरण करता है, वो क्या करता है, इसमें शामिल किया जाएगा। 2N के साथ साथ अगर ये चीजें होती है तो ये उनकी भी बात कर रहे हैं कि भाई इनको भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
तो बढ़ते हैं अब आगे। आगे बढ़ के चलेंगे हम चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 बोल रहा है सेक्शन 4 के बारे में। यहाँ पर केवल एक अकेला सेक्शन है, चैप्टर 2 में अकेला सेक्शन। ठीक है, क्या बात करता है? आंतरिक परिवार समितियों का गठन, इंटरनल कंप्लेन कमेटी का गठन। ठीक है, क्या कहता है कि सेक्शन 4 का क्लोज 1 बोलता है कि आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? नियोजक के द्वारा किया जाएगा, लिखित आदेश के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, आंतरिक परिवार समिति का गठन सभी प्रशासनिक यूनिटों के संबंध में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक यूनिट के संबंध में किया जाएगा, बल्कि जितनी भी प्रशासनिक यूनिटें होंगी उनके संबंध में इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 4 का क्लोज 2 आता है, वो बात करता है आंतरिक समिति निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो किसके द्वारा निर्देशित होंगे? नियोजक के द्वारा नाम निर्देशित होंगे। सबसे पहले जो इसके सदस्य आते हैं उसमें आता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी क्या होता है? एक पीठासीन अधिकारी होगा जो क्या होगा? कर्मचारियों में वरिष्ठ महिला होगी उसकी बात करता है। अगर किसी वरिष्ठ स्तर की महिला नहीं हो उसके पास, तो किसी अन्य प्रशासनिक यूनिट से किसी वरिष्ठ महिला को बुलाएगा। और कहीं पर भी वरिष्ठ महिला नहीं मिलेगी तो निर्देशक क्या करेगा? अन्य जो विभाग होते हैं वहां से किसी वरिष्ठ महिला को बुलाएगा। ठीक है, ये बात कर रहा है। फिर आता है 2 सदस्य कौन से होंगे? जो समाज सुधार में लगे हो, जिनको विधि का ज्ञान हो, महिलाओं की समस्याओं से प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, कि मतलब उनको जानते हैं कि भाई महिलाओं की समस्या को कैसे सुलझाना है। या फिर क्या होता है? कोई गैर सरकारी संगठन या संगमों का सदस्य जो लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों को जानता है। ठीक है, इस प्रकार जो नाम निर्देशित सदस्य होंगे उनमें आधे से ज्यादा महिलाएं होंगी। फिर इसका 4 का क्लोज 3 आता है, वो बोलता है कार्यकाल। किसके कार्यकाल की बात कर रहा है? कि पीठासीन अधिकारी, ठीक है, और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष तक के लिए पद धारण करके रखेंगे। पीठासीन अधिकारी प्लस सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष तक पद धारण करेंगे, जो नियमों के द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। 4 बोलता है फीस भत्ते क्या होंगे? जो विहित किए जाएंगे। फिर 4 कहता है कि सदस्यों को हटाया जाना आदि उपबंध कौन कौन से होंगे? कि भाई पीठासीन अधिकारी और जो सदस्य होंगे यदि सेक्शन 16 का उल्लंघन करेंगे। जब हम आगे देखेंगे तो प्रकाशन से रिलेटेड आता है सेक्शन 16, तो वो बताता है कि कोई सेक्शन 16 का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो, लोकहित के प्रतिकूल अपनी हैसियत का दुरुपयोग करे, या किसी अपराध के लिए अगर सिद्ध दोष ठहराया जाएगा तो उन सदस्यों को हटाया जा सकता है, पद से हटा दिया जाएगा, और जो नया नाम निर्देशन किया जाएगा वो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 बता रहा है सेक्शन 5 से लेके 8 तक। 5 से लेके जब 8 तक की बात करता है तो वो बात करता है लोकल कंप्लेन कमेटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं तो सेक्शन 5 बोलता है जिला अधिकारी की अधिसूचना क्या होगी। तो जिला अधिकारी की अधिसूचना की जब बात कर रहा है तो ये बता रहा है कि मुझे कनेक्ट करना चाहिए सेक्शन 2D के साथ में। ठीक है, सेक्शन 2D के संग जब हम कनेक्ट करते हैं तो बात आती है कि भाई कि जो समुचित सरकार होगी वो क्या करेगी? जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उप कलेक्टर को प्रत्येक जिले के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी। जब बात आती है सेक्शन 6 की, तो सेक्शन 6 बोलता है कि स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता, यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी के गठन और उसकी अधिकारिता की बात कर रहा है। तो क्या करेगा कि कोई जो जिला अधिकारी होगा, जिले में 10 से कम कर्मकार होने के कारण, और जहां पर क्या होती है, आंतरिक परिवार समिति नहीं है, नियोजक के विरुद्ध परिवाद के फलस्वरूप स्थानीय परिवार समिति का गठन करेगा। किस चीज के लिए करेगा? लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद को ग्रहण करने के लिए ऐसा किया जा सकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 बोल रहा है स्थानीय परिवार समिति की संरचना, कालावधि और अन्य निबंधन तथा शर्तें। क्या होगा कि जो जिला अधिकारी होगा, नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्यों से मिलकर बनेगी स्थानीय समिति। कैसे बनेगी? जो एक तो होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात व महिलाओं को सुनने में जो प्रतिबद्ध होगा वो होगा। एक महिला होगी जो जिले में ब्लॉक, तालुक और तहसील, वार्ड या नगर पालिका में कोई कार्य करती हो, कार्यरत हो। या फिर क्या होगा? 2 सदस्य महिला ऐसी होगी जो महिलाओं की समस्या के प्रति प्रतिबद्ध होगी, गैर सरकारी संगठनों और संशयों में नाम निर्दिष्ट होगी, जिनको विधि का ज्ञान होगा, और इनमें से एक सदस्य ऐसी होगी जो कि एसटी, एससी, ओबीसी या अदर कोई महिला होगी। फिर बात करते हैं पदेन सदस्य कौन होंगे, जिसमें जिले में महिला कल्याण व बाल विकास से संबंधित जो अधिकारी होगा ये उसकी
बात करता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। जो इसका कार्यकाल होगा वो क्या होगा, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष तक अपना पद धारण करेंगे। इंटरनल कमेटी में भी हमने इसी तरीके का देखा था। इनको पद से कब हटाया जाएगा, अध्यक्ष और सदस्य निम्न परिस्थितियों में पद से हटाए जा सकेंगे। कैसे, जब क्या करते हैं, सेक्शन 16 का उल्लंघन करते हैं, सेक्शन 16 का उल्लंघन करते हैं, तब कोई अनुशासनिक कार्रवाई के दोषी होंगे, अपनी हैसियत का अगर दुरुपयोग करेंगे, किसी अपराध का दोषी पाए जाएंगे, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उनको पद से हटा दिया जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसका नाम, नए व्यक्तियों का नाम निर्देशित किया जाएगा। फिर आता है फीस और भत्ते कौन से होंगे, फीस और भत्ते वो होंगे जो विहित किए जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 बोल रहा है अनुदान व संपरीक्षा। अनुदान और संपरीक्षा आखिर होती क्या, ये होती है ग्रांट्स एंड ऑडिट्स। क्या होता है कि जो केंद्रीय सरकार होती है, अगर उसको उचित लगे तो संसद द्वारा निर्धारित सम्यक विनियोग के बाद राज्य सरकार को सेक्शन 7 के क्लोज 4 में दिए गए फीसों और भत्तों के लिए धन राशि के संबंध में अनुदान दे सकेगी। क्या कर सकेगी कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर एक अधिक अभिकरण स्थापित करेगी, जो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अनुदान आवंटित करेगा। और अभिकरण के द्वारा फीस भत्तों के संबंध में संदाय के जिला अधिकारी की राशि का संदाय करेगा। फीस और भत्तों के संबंध में राशि किसको संदाय करेगा, जिला अधिकारी को करेगा। और अभिकरण के लेखाओं को राज्य के महालेखाकर के परामर्श से रखेगा और संपरीक्षित किया जाएगा। और फिर क्या होगा, अभिकरण के लेखाओं को जो संपरीक्षित रखेगा वह संपरीक्षित प्रति रिपोर्ट आदि किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो ये तो बात की हमने। सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखे थे एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु, फिर हमने देखा था इसके एक्ट का उद्देश्य क्या है, फिर हमने इसके संवैधानिक प्रावधानों को देखा था, फिर हमने इसको मानव अधिकार से कनेक्ट किया था, फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि भाई चैप्टर 1 को देखा था। चैप्टर 1 में हमने सेक्शन 1 को देखा, फिर सेक्शन 2 में डेफिनेशन देखी, फिर सेक्शन 3 को देखा, फिर सेक्शन 3 के बाद हमने देखा सेक्शन 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो अभी तक हमने इसके कितने चैप्टर्स को कवर कर लिया, अभी तक हमने इसके चैप्टर्स कवर कर लिए हैं 3 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसके आगे के चैप्टर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डिलो जंक्शन के साथ। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे रखी है। तो जो कोई भी हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आएगी हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं, तो आप उससे क्या हो सकता है, ज्वाइन हो सकते हैं। आरजेएस का एग्जाम 16 जून को होने वाला है, आप सभी जानते हैं। तो आप अपने लेक्चर्स को जल्दी जल्दी देख के इनको कवर कीजिए और पूरा इनको कंप्लीट देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए डिलो जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।